नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 ज्योग्राफी वन एवं वन्य जीव संसाधन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे लिए जो वन है और या फिर वन्य जीव हैं या उनके द्वारा जो भी संसाधन जो भी रिसोर्सेज हमें मिलते हैं वो क्यों और कैसे इम्पॉर्टेंट है। ये हम बहुत पहले से अपनी प्रीवियस कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं कि वनों की क्या उपयोगिता रही है, उनसे हमें कौन से संसाधन मिलते हैं और उनका उपयोग हमें एक लिमिट में करना चाहिए। आज हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम विभिन्न प्रकार के वनों के बारे में भी पढ़ेंगे जो सरकार द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं। उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, उनमें क्या विभिन्नताएं हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 ज्योग्राफी। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष मतलब छोटे से लेकर बड़े प्राणी या फिर जंतु या फिर कीड़े मकोड़े जानवर, हर चीज़ को हम यहाँ इस ग्रह पर हमें मिलती हैं। हाथी और ब्लू व्हेल करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं और उससे भी बड़ी बात है कि हम सब एक ही एनवायरनमेंट में एक साथ रहते हैं। पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं मतलब बायोडाइवर्सिटी, ऐसी चीज़ें जो जीवित हैं लेकिन उनकी बनावट, उनका रहने का तरीका, उनके सारे फीचर्स वो सब कुछ बिल्कुल अलग हैं। तो जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र, ये बहुत ही इजी और छोटी डेफिनेशंस हैं जो हम लोग क्लास 3rd और 4th में पढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम, जिसमें कि वो सारे जो जितने भी जीवित लोग हैं या जितने भी जीवित जानवर, कीड़े मकोड़े, फूल पत्तियाँ, सब कुछ, और उनके साथ जो भी रिसोर्सेज ज़रूरी हैं जैसे लैंड, वाटर, है ना, ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं पारिस्थितिक तंत्र। और जैव विविधता का मतलब है जो भी जीवित जिनको भी हम जीवित लिविंग बींग्स में काउंट करते हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सबको हम उनकी फीचर्स की वजह से जो हम डाइवर्स करते हैं, उनको अलग अलग विभिन्न भागों में बांटते हैं, उसको हम कहते हैं जैव विविधता, जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं। हम मानव इस पूरे पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा हैं। इसके लिए हम विभिन्न तत्वों पर निर्भर रहते हैं, जैसे वायु हम सांस लेने के लिए, जल पीने के लिए, मृदा मतलब मिट्टी अनाज पैदा करने के लिए, और इन सब के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी मतलब जो बहुत छोटे छोटे, जो शायद हम आँखों से देख भी नहीं सकते, हमें उसके लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है। इन सब का सृजन इसी पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। वन पारिस्थितिक तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। हम सभी कहीं ना कहीं वनों पर निर्भर हैं। अब हम बात करते हैं, हमें समझ में आ गया कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, हमें समझ में आ गया कि जैव विविधता क्या होती है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉलम दिया हुआ है। इस कॉलम में कहते हैं कि वन जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। मतलब जो वन्य जीवन है, जो फॉरेस्ट में हमें जो लाइफ देखने को या जो एनिमल्स या जो भी पेड़ पौधे प्लांट्स देखने को मिलते हैं, और जो हम कृषि में एग्रीकल्चर में उगाते हैं, इन दोनों में बहुत सारी विविध जैवता हमें बहुत डिफरेंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आकार कार्य में विभिन्न हैं, परंतु अंतर्निर्भरताओं में जटिल जाल एक तंत्र में गुथी हुई है। मतलब अगर हम देखें तो इनका आकार अलग है। मतलब जंगल में उगने वाले पेड़ बहुत लंबे होते हैं, जिनको हम कृषि करते हैं वो पेड़ छोटे होते हैं, है ना, या हम उनको सीजन वाइज उनको हम ग्रो करते हैं। तो ये सब वो आकार में अलग हैं, निर्भरताओं में एक जटिल जाल जैसा बना देते हैं। आप भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, वनस्पति जात या फिर
प्राणी जात। यदि आप आसपास नज़र दौड़ाएं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ये हम सबको पता है कि हमारे और भारत जैसे देश में जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है, जहाँ पर रेगिस्तान भी है, जहाँ पर उपजाऊ भूमि भी है, जहाँ पर कोस्टल एरिया भी है, तटीय जो एरियाज़ हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो ऐसे एरियाज़ में, ऐसी जगहों पर हमें और ज़्यादा जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, वो देखने को मिलती है। अगर हम इसको कैलकुलेशन करें साइंटिफिकली या रिसर्च के अकॉर्डिंग, तो भारत में जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से हम एक हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे देश हैं, उनमें से एक देश भारत भी है जिसमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यह विश्व की सारी जैव उपजातियों का 8%, मगर अगर हम पूरे वर्ल्ड में काउंट करें तो अगर 100% है तो उसका 8% हमारे देश में लगभग 16 लाख तरीके की जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है, और ये अभी जितनी तक खोजी गई हैं उसका लगभग 2 या 3 टाइम्स है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल की किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। वन्यपति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज जीवन में गुथे हुए हैं। अगर हम इनकी कद्र नहीं करते हैं तो पर्यावरण में के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय में इन संसाधनों का भारी दबाव रहा है, या कह सकते हैं अभाव बढ़ा है। हम अगर इनकी टेक केयर नहीं करेंगे, अगर इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएंगे। जैसे हम रोज़ ही, हालांकि हम न्यूज़ में या पेपर में देखते हैं कि जो फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है वो कम होता जा रहा है। ऑक्सीजन की हमें आगे फ्यूचर में कैसे नीड होगी, हम उसे कैसे पा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में हमें सोचनी और समझनी चाहिए, और इसी के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आता है भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण। अब वन और वन्य जीव का संरक्षण किसी एक व्यक्ति या कम्युनिटी के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, या वो नहीं कर सकते, इसलिए इसमें सरकार का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए भारत सरकार ने अलग अलग तरीके के कुछ वन संरक्षण के नियम बनाए हैं, या वन एक रिजर्व वन ही बना दिए हैं, फॉरेस्ट बना दिए हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। वन्य जीव और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास मतलब कमी होना, घटना, इसके संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु वनों और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। मतलब हम लोगों ने 4th क्लास में, 6th क्लास में हमने पढ़ा होगा, या अभी भी हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल, है ना, किसी भी या फिर हम इकोसिस्टम पढ़ते हैं। इकोसिस्टम मतलब एक जो पर्सन है, एक जो कोई भी जानवर है, उसकी लाइफ साइकिल हम पढ़ते हैं कि वो कैसे पैदा हुआ और फिर वो कैसे बड़ा हुआ, फिर वो कैसे ख़त्म हुआ। फिर हम पढ़ते हैं कि इकोसिस्टम कैसा है, कि अगर जो है चूहा है, चूहे को सांप खाता है, सांप को, ऐसे करके हम पूरा क्या करते हैं, एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं कि एक जो है घास खाता है हिरन, उसको हिरन को शेर खाता है, फिर शेर मरता है तो उसको वल्चर्स खाते हैं। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये जैव विविधता की वजह से पारिस्थितिक तंत्र को बनाए हुए हैं। जल और वायु, मृदा बने रहते हैं। जातियों में बेहतर जनन और वनस्पति पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। जीन्स मतलब एक स्पेसिफिक, जैसे जो हम सबके अंदर होते हैं, है ना, हम लोग बोलते हैं जीन्स मिलते हैं, मतलब ये एक तरीके का एक साइंटिफिक रीज़न है जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि एक शेर का बच्चा शेर जैसा ही दिखता है, ठीक है, और या फिर जो है जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ह्यूमन बींग्स जैसे ही प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जीन्स होते हैं, ये भी संरक्षित रहती है। अगर सारे, आप सोचिए, अगर सारे शेर जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, ठीक है, तो हमारे पास वो जो जीन्स है, जो जिससे हम जो शेर जो पैदा होते हैं, वो जीन्स ही वो पूरी तरीके से जेनेटिक ही उनका पूरा खत्म हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम कृषि अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने के लिए निर्भर है।
ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि कैसे हम पुराने तरीके से आज भी कृषि कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो जैव विविधताएं हैं वो अभी भी बरकरार हैं। यहाँ पर कुछ फोटोज़ दी गई हैं, जैसे शांत घाटी की मुखली नर्सरी में आदिवासी जो युवतियां हैं वो बांस का पौधा लगा रही हैं, है ना। सूखी पत्तियों को एकत्रित करके महिलाएं ले जा रही हैं, जंगली उत्पादों को बेचती हुई आदिवासी महिलाएं हैं। इस तरीके से ये जो अलग अलग चीज़ें हैं वो बताई गई हैं कि कैसे हम आदिवासी जो हैं वो उस पर ज़्यादा निर्भर हैं। हम तो निर्भर हैं ही, वो भी बहुत ज़्यादा इस पे निर्भर होते हैं। आ जाते हैं 1960 से 1970s के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग करी। कब से कब तक करी? 1960 से 70 के बीच में। भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना है कि भारतीय वन्य जीवन संरक्षण या रक्षण अधिनियम 1972 में पास किया गया या लागू किया गया। वन्य जीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। इसमें किसके लिए ये संरक्षण ज़्यादा किया गया? वन्य जीवों के लिए। जो वनों में रहने वाले जीव हैं उनके संरक्षण, अगर हम उनका नेचुरल हैबिटेट उनसे छीन लेंगे तो वो कहाँ रहेंगे, इसलिए उनके जो आवास हैं उस पर प्रावधान बनाए गए। भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई कि कौन रक्षित है, किनको हमको संरक्षण देना है और किस तरीके से देना है। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार पर प्रतिबंध, ये सारी चीज़ें लगाई गई। मतलब इन जो ये जानवर हैं जिनको हमको संरक्षण करना है, इनको संरक्षण कैसे करना है, इन संकटग्रस्त हैं मतलब वो खत्म होने की कगार पर हैं। शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, वन्य जीव आवासों की कानूनी रक्षण किया गया, जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर प्रबल जोर दिया गया। ये सारा कुछ किसके अंडर में किया गया? ये सारा कुछ किया गया 1972 भारतीय वन्य जीवन अधिनियम संरक्षण के द्वारा। ओके। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। पशु विहार ये लर्न करिएगा, सेंचुरीज। राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क और वन्य जीव पशु विहार मतलब सेंचुरीज बनाई, जिसमें उनको उन जानवरों को, उन पक्षियों को उनके नेचुरल हैबिटेट में रहने की फ्रीडम दी गई। वहाँ पर जो मानव हैं उनके इंटरफेरेंस को बंद किया गया, जिसका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े हुए कुछ विशेष वन्य प्राणियों को संरक्षण प्रदान करना था। इसका मेन मोटिव क्या था कि ऐसे जानवर, ऐसे पक्षी जो लगभग खत्म होने वाले हैं या जिनका हमने आवास छीन लिया है, उनको हम एक संरक्षण प्रदान करें और उनको रहने की एक जगह दें। इन प्राणियों में कौन कौन से थे ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कभी कभी MCQs में आ सकता है कि बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन एवं हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर, अन्य प्राणी शामिल हैं। तो इनको एक बार आपको अंडरलाइन करके रखना है कि ये जो सारे जीव जंतु हैं इनके लिए स्पेशली भारतीय जो सरकार है उसने संरक्षण के विभिन्न प्रावधान बनाए थे। कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावन या बस्टर्ड, हिम तेंदुओं आदि शिकार के व्यापार एवं संपूर्ण आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी संरक्षण दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है MCQ में कि कौन कौन से ऐसे जो जानवर हैं जिनके लिए भारतीय संरक्षण अधिनियम में जगह बनाई गई, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार इस बाघ परियोजना पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है और बेसिकली MCQ आता है कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है, बाघ परियोजना या फिर टाइगर प्रोजेक्ट, ये कब शुरू किया गया और क्यों शुरू किया गया। तो इसको एक शॉर्ट में फटाफट पढ़ लेते हैं। वन्य जीवन संरक्षण में बाघ या फिर टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या से 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई। आप देख रहे हैं 1973 के 20वीं शताब्दी के आसपास आते आते ये 55,000 से घटकर लगभग 1827 ही रह गई। बाघों को मारकर उनका व्यापार करना, चोरी, आवासीय स्थलों में सिकुड़ना, भोजन के लिए जंगली उपजातियों का
कम हो जाना वृद्धि बाघों की घटती हुई संख्या का मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं। यह देश की शिकार, चोरी, गैर कानूनी मुख्य व्यापार करने वाले मुख्य निशाने पर होते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट नेशनल पार्क, पश्चिम में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का मानस बाघ रिजर्व, केरल में पेरियार बाघ रिजर्व और बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। देखिए बेटा, ये सारे आपके मैप वर्क में भी आएंगे, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। उत्तराखंड में कार्बेट, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, राजस्थान में सरिस्का, असम में मानस और केरल में पेरियार बाघ संरक्षण परियोजना है। कब शुरू की गई? 1973 में। और भारतीय संरक्षण कानून कब बनाया गया? 72 में। मतलब 72 में सबसे पहले जब संरक्षण कानून बनाया गया, तो हम कह सकते हैं कि उसी के लगभग साथ में ही एक साल बाद बाघ पर जो संरक्षण योजना है, टाइगर प्रोजेक्ट है, ये भी साथ में ही बना दिया गया था। तो यहाँ पर हम आज ये वाला वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक इट, जिससे आपको आगे इन चैप्टर्स के आगे के चैप्टर्स के और मैप वर्क के भी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।